हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के इतिहास में चौथा पाठ देखेंगे। औद्योगिकरण युग की औद्योगिकरण के इतिहास में उसमें किस तरीके से कल कारखाने और फैक्ट्रियां चलती थीं। ये एक डाउन ऑफ द सेंचुरी एक संगीत की किताब का प्रकाशित जिल्द का चित्र दिखाया गया है। आइए आगे देखते हैं। कहा कि ईटी पाल म्यूजिक कंपनी ने सन 1900 में संगीत की एक किताब प्रकाशित की थी। यानी कि उसने एक किताब प्रकाशित की थी जिसकी जिल्द पर दी गई तस्वीर में नई सदी के उदय यानी कि नई सदी के ये उदय का यानी कि डॉन ऑफ द सेंचुरी का चित्र का ऐलान किया गया था। यानी कि इस चित्र के माध्यम से नई सदी को प्रकाशित किया गया था। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि तस्वीर के मध्य में एक देवी जैसी तस्वीर है। यानी कि एक तस्वीर के मध्य में इस तस्वीर के मध्य में एक देवी जैसे तस्वीर है। यह देवी हाथ में नई शताब्दी की ध्वजा लिए प्रगति का फरिश्ता दिखाई देती है। उसका एक पांव पंखों वाले पहिए पे टिका हुआ है। पंखों वाले पहिए पे आप देख भी सकते हैं। यह पहिया समय का प्रतीक है। इसकी उड़ान भविष्य की ओर है। उसके पीछे उन्नति के चिन्ह के पैर तैर रहे हैं। रेलवे, कैमरा, मशीनें, प्रिंटिंग प्रेस और कारखाने। फिर करा कि मशीन और तकनीक का यह महिमा मंडन एक अन्य तस्वीर में और भी ज्यादा साफ दिखाई देता है। यह तस्वीर एक व्यापारिक पत्रिका के पन्नों पर 100 साल से भी पहले छपी थी। इस तस्वीर में दो जादूगर दिखाए गए हैं। ऊपर वाले हिस्से में प्राच्य यानी कि ओरिएंट इलाके का अलादीन है, जिसने अपने जादुई चिराग को रगड़ करके एक भव्य महल का निर्माण कर दिया है। यानी कि इन्होंने कल्पना चित्र बनाया है। प्राच्य मतलब यहाँ पे दिया कि भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देश। यानी कि आमतौर पर यह शब्द एशिया के लिए इस्तेमाल किया गया है। यानी कि यह भारतवासियों के लिए किया गया है। पश्चिमी नजरिए से प्राच्य इलाके पूर्व आधुनिक, पारंपरिक और रहस्यमय थे। फिर देखिए आगे क्या कह रहा है। कहा कि एक आधुनिक मैकेनिक है जो अपने आधुनिक औजारों से एक नया जादू रच रहा है। वह पुल, पानी के जहाज, मीनार और गगनचुंबी इमारतें बनाता है। अलादीन पूरब और अतीत का प्रतीक। अतीत का प्रतीक का मतलब इतिहास का प्रतीक। मैकेनिक पश्चिम और आधुनिकता का है। यानी कि इस चित्र के बारे में है जो दो जादूगर इंग्लैंड प्रिंट्स में प्रकाशित 26 जनवरी 1901 का यह चित्र है। करें कि ये तस्वीरें आधुनिक विश्व की विजय गाथा कहती हैं। जो आधुनिक विश्व यानी कि जो आने वाला हमारा विश्व है उसकी गाथा कर रही हैं। और इस गाथा में आधुनिक विश्व द्रुत तकनीक, बदलाव, आविष्कारों, मशीनों और कारखानों, रेलवे और वाष्पोतों की दुनिया के रूप में दर्शाया गया है। इसमें औद्योगिकरण का इतिहास विकास की कहानी के रूप में सामने आता है और आधुनिक युग तकनीक प्रगति के भव्य युग के रूप में उभरना। भव्य यानी कि बड़े युग, बड़े समाज के रूप में वह सामने आ रहा है। करा कि अब ये छवियां और ये संबंध लोकमानस का हिस्सा बन चुके हैं। क्या आप भी तेज औद्योगिकरण को प्रगति और आधुनिकता के काल के रूप में नहीं देखते? क्या आपको नहीं लगता कि रेलवे और फैक्ट्रियों का निर्माण, गगनचुंबी इमारतों और पुलों का विस्तार समाज के विकास का द्योतक होता है? ये छवियां किस प्रकार विकसित हुई हैं? इन विचारों से हमारा क्या संबंध है? क्या औद्योगिकरण के तीव्र तकनीकी विकास हमेशा जरूरी होता है? क्या आज भी हम तमाम तरह के कामों में दिनों दिन बढ़ते मशीनीकरण का गुणगान कर सकते हैं? औद्योगिकरण से लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ा? ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए हमें औद्योगिकरण के इतिहास को समझना पड़ेगा। इनके जितने सवाल पूछे गए हैं इन सारे को हम अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे।
फिर करा कि इस अध्याय में हम यही इतिहास पढ़ेंगे। यहाँ पे हम दुनिया के पहले औद्योगिक राष्ट्र ब्रिटेन और उसके बाद भारत में औद्योगिकरण का अध्ययन करेंगे, जहाँ औद्योगिक बदलाव का पैटर्न औपनिवेशिक शासन से तय हो रहा है। यानी कि सबसे पहले हम ब्रिटेन राष्ट्र का पढ़ेंगे, उसके बाद तब हम अपने भारत का पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है औद्योगिक क्रांति के पहले, यानी कि जो औद्योगिक था, जो फैक्ट्रियां थी, वो क्रांति के पहले कैसे थी। करा कि औद्योगिकरण को अक्सर हम कारखानों के विकास के साथ ही जोड़ करके देखते हैं। जब हम औद्योगिक उत्पादन की बात करते हैं तो हमारा आशय फैक्ट्रियों में होने वाले उत्पादन से होता है, और जब हम औद्योगिक मजदूरों की बात करते हैं तो हमारा आशय कारखानों में काम करने वाले मजदूरों से ही होता है। दोनों बातें सही है। फिर करें कि औद्योगिकरण की इतिहास अक्सर प्रारंभिक फैक्ट्रियों की स्थापना से ही शुरू होती है। यानी कि जो औद्योगिकरण का इतिहास है, जो प्रारंभिक फैक्ट्रियां स्थापित की गई हैं उसी से होता है। पर इस सोच में एक समस्या है। दरअसल इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था, और यह उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था। बहुत सारे इतिहासकार औद्योगिकरण के इस चरण को आदि यानी कि औद्योगिकरण का नाम देते हैं, यानी कि प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि किसी चीज की पहली या प्रारंभिक अवस्था का संकेत। फिर करा कि 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांवों की तरफ रुख करने लगे। यानी कि गांव, जो यूरोपीय शहर के सौदागर थे, वो गांवों की तरफ आने लगे। वे किसानों और कारीगरों को पैसा देते थे। यानी कि जो किसान थे और जो कारीगर थे उन्हें पैसा देते थे और उनसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के उत्पादन करवाते थे। और उसमें विश्व व्यापार के विस्तार और दुनिया के विभिन्न भागों में उपनिवेशों की स्थापना के कारण चीजों की मांग बढ़ने लगी थी, और इस मांग को पूरा करने के लिए केवल शहरों में रहते हुए उत्पादन नहीं बनाया जा सकता था। यानी कि जो उनके काम थे वो सिर्फ शहर में रह करके वो उत्पादन नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, अपनी चीजों का उत्पादन बढ़ाने के लिए वह गांव में जाने लगे। वजह यह थी कि शहरों में शहरी दस्तकारी और व्यापारी गिल्ड काफी ताकतवर थे, और ये गिल्ड्स उत्पादन के संगठक होते थे। गिल्ड से जुड़े उत्पादक कारीगरों को प्रशिक्षण देते थे और उत्पादकों पर नियंत्रण रखते थे, प्रतिस्पर्धा और मूल्य तय करते थे तथा व्यवसाय में नए लोगों को आने से रोकते थे। शासकों ने भी विभिन्न गिल्ड्स को खास उत्पादकों के उत्पादन और व्यापार का अधिकार दिया हुआ था। फलस्वरूप एक व्यापारी शहरों में कारोबार नहीं रख सकते थे, इसलिए वे गांवों की तरफ जाने लगे थे। यानी कि जो नए व्यापारी होते थे वो चाहते तो फिर शहर में अपना कारोबार चलाते, लेकिन जो पुराने थे उन्हें नए व्यापार बढ़ाने या लगाने की उनको इजाजत नहीं देते थे, और इसलिए जो नए व्यापारी होते थे अपना व्यापार चलाने के लिए गांव की तरफ बढ़ने लगे। फिर करा कि गांव में गरीब काश्तकार और दस्तकार सौदागरों के लिए काम करने लगे। जैसे कि आपने पिछले साल की पाठ्य पुस्तक में देखा था कि एक ऐसा समय था जब खुले खेत खत्म होते जा रहे थे और कॉमन्स की बाड़ाबंदी की जा रही थी। 9th में हम लोगों को पढ़ा था कि जो खुले खेत थे, यानी कि जो चारों तरफ खुला खेत था, तो फिर वो बाड़ाबंदी यानी कि मेड़ बनाकर छोटे छोटे भागों में किया। अब तक अपनी रोजी रोटी के साझा जमीन से जलावन की लकड़ियां, बेरियां, सब्जियां, भूसा और चारा आदि बीन करके काम चलाने वाले छोटे किसान यानी कि काटेजार अब गरीब किसान आमदनी के लिए नए स्रोत ढूंढ रहे थे। अब बहुतों के पास छोटे मोटे खेत तो थे, लेकिन उसे घर के सारे लोग का पेट नहीं भर सकता था। इसलिए जब सौदागर वहां आए और उन्होंने माल पैदा करने के लिए पेशगी रकम दी तो किसान फौरन तैयार हो गए। यानी कि जिसके पास कमी थी, अगर उन्हें कोई चांस मिलता तो वो छोड़ते नहीं थे। सौदागरों के लिए काम करते हुए गांव में ही रहते और अपने छोटे छोटे खेतों में को ही संभाल सकते थे। यानी कि उनका काम भी हो जाता था और वो अपने पूंजी को भी संभालते थे। फिर करा कि इस आदि औद्योगिक यानी कि जो प्रारंभिक था, पहले था, उत्पादन से होने वाली आमदनी ने खेती के कारण सिमटी आय में बड़ा सहारा मिला।
अब उन्हें पूरे परिवार के श्रम संसाधनों के इस्तेमाल का मौका भी मिल गया। इस व्यवस्था में शहरों और गांवों के बीच एक घनिष्ठ संबंध विकसित हुआ। सौदागर रहते तो शहरों में थे, लेकिन उनके लिए काम ज्यादातर देहात में चलता था। यानी कि वो सौदागर व्यापार शहर के होते और उनका काम गांव में होता। इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायी यानी कि स्टेपलर्स ने ऊन खरीदते थे और उन्हें सूत काटने वालों के पास पहुंचा देते थे। इससे जो धागा मिलता था उसे बुनकरों, फुलजर्स और रंगसाजों के पास ले जाया जाता था। फिर लंदन में कपड़ों की फिनिशिंग होती थी। इसके बाद निर्यातक व्यापार कपड़े को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच देते थे और इसलिए लंदन को तो फिनिशिंग सेंटर के रूप में ही जाना जाने लगा। यहाँ पर दिया हुआ है कि स्टेपलर यानी कि ऐसा बैग जो रेशों के हिसाब से उनको स्टेपलर करता था या छाड़ता था। फूलकर ऐसा बैग जो फूल करता था यानी कि चुन्नटों को सहारे कपड़े में समेट देता था। कार्डिंग यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें कपास या ऊन आदि देशों को कटाई के लिए तैयार किया जाता था। फिर कह रहा है कि यह आदि औद्योगिक व्यवस्था व्यवसायिक आदान प्रदान के नेटवर्क का हिस्सा थी और इस पर सौदागरों का नियंत्रण था और चीजों का उत्पादन कारखानों की बजाय घरों में होता था। उत्पादन के प्रत्येक चरण में प्रत्येक सौदागर 20 से 25 मजदूरों से काम करवाता था और इसका मतलब यह था कि कपड़ों के हर सौदागर के पास सैकड़ों मजदूर काम करते थे। अब आता है कारखानों का उदय। यानी कि पहले तो व्यक्ति इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए काम करवाता था गांव में जाकर के। अब देखिए कारखानों का उदय कैसे हुआ। कि इंग्लैंड में सबसे पहले 1730 के दशक में कारखाने खुले, लेकिन उनकी संख्या में तेजी से इजाफा 18वीं सदी के आखिरी में हुआ था। यानी कि वह 1730 में खुले, लेकिन उनका जो बढ़ावा हुआ वो 18वीं सदी में आखिरी में हुआ। कपास यानी कि कॉटन नए युग का पहला प्रतीक था। 19वीं सदी के आखिर में कपास के उत्पादन में भारी बढ़ोतरी होने लगी और 1760 में ब्रिटेन अपने कपास उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिए 25 लाख पाउंड कच्चे माल का आयात करता था और 1787 में यह आयात बढ़ करके 220 लाख पाउंड तक पहुंच गए। यानी कि पहले 25 लाख था, फिर 1787 में बढ़ करके 220 हो गया। यह इजाफा यानी कि यह मुनाफा उत्पादन की प्रक्रिया से बहुत सारे बदलाव का परिणाम था। करा कि 18वीं सदी में कई ऐसे आविष्कार हुए जिन्होंने उत्पादन प्रक्रिया यानी कि कार्डिंग, ऐंठना और कटाई और लपेटन के हर चरण की कुशलता बढ़ा दी। प्रति मजदूर उत्पादन बढ़ गया और पहले से ज्यादा मजदूर धागों और रेशों का उत्पादन होने लगा। इसके बाद रिचर्ड आर्कराइट ने सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा सामने रखी। अभी तक कपड़ा उत्पादन पूरे देहात में फैला हुआ था। यह काम लोग अपने अपने घर में ही करते थे। यानी कि जो भी काम होता था लोग व्यक्ति अपने अपने घर में ही करते थे, लेकिन अब महंगी नई मशीनें खरीद कर उन्हें कारखानों में लगाया जा सकता था। कारखाने से सारी प्रक्रियाएं एक छत के नीचे और एक मालिक के हाथों में आ गई। यानी कि जो काम देहातों में व्यक्ति कुछ मजदूरों के सामने कराता था और फिर वही चीजें अब एक पास एक कारखाने में होने लगी। इसके चलते उत्पादन प्रक्रिया पे निगरानी, गुणवत्ता का ध्यान और मजदूरों पे नजर रखना संभव हो गया। और जब तक उत्पादन गांव में हो रहा था तब तक एक सारे काम संभव नहीं हो रहे थे। यानी कि जो काम गांव में होता था तो उस पे मालिक का कोई नजर नहीं रहता था, लेकिन जैसे ही कारखाना खोल गया तो उनकी क्वालिटी, उनकी रंग, उनके कलर, हर एक चीज पे मालिक का ध्यान रखने लगा। ये फैक्ट्री का चित्र दिखाया गया। करा कि लंकाशायर की एक कॉटन का मिल है जो टर्नर द्वारा चित्र की इलेक्ट्रेट लंदन न्यूज 1925 में है। ये उस समय का चित्र बनाया गया है। फिर करा कि 19वीं सदी की शुरुआत में कारखाने इंग्लैंड के भूदृश्य का अभिन्न अंग बन गए थे और नए कारखाने इतने विशाल और नई प्रौद्योगिकी की ताकत इतनी जादुई दिखाई देती थी कि उस समय के लोगों की आंखें चौंधिया जाती थी और लोगों का ध्यान कारखानों पे टिका रह जाता था। वे इस बात को मानो भूल ही जाते थे कि उनकी आंखों से ओझल गलियों और वर्कशॉप में कभी भी उत्पादन चालू है। यानी कि वह कारखानों में इतने घुस जाते थे, खुशी हो जाती थी कि वो कोई और चीज देखने की
चाह ही नहीं रखते थे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। धन्यवाद।